बाद जगत की तमाम खबरों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन सबसे पहले आपको हम बताएंगे किस तरीके से जो ये नया साल है यानी 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरीके से आगे बढ़ेगी, रफ्तार जो है वो कायम रहेगी और भी कुछ खास रहेगा। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइन्स पर। जीएसटी संग्रह में तेजी का सिलसिला जारी। अप्रैल से दिसंबर 2023 के दौरान जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 12% बढ़ा, 14.97 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा आंकड़ा। 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइलिंग का बना रिकॉर्ड, 8.18 करोड़ लोगों ने दाखिल किया रिटर्न। वहीं आयकर विभाग ने ईमेल, एसएमएस के माध्यम से 103.5 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की देश भर में 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से आज से 11 जनवरी तक होगी चुनावी बॉन्ड्स की बिक्री। जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध होंगे बॉन्ड्स। साल और सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन की अगर बात करें तो आज गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। पिछले सप्ताह और साल के आखिरी कारोबारी दिन लाल निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। तो आज की टॉप लाइन्स आपने जानी। किस तरीके से साल के दूसरे कारोबारी दिन भी अगर शेयर बाजार की बात की जाए तो वहां एक गिरावट का सिलसिला जरूर देखने को मिल रहा है अभी, लेकिन पूरा जो दिन है उसमें कैसे रहेगा और इसके साथ क्या कुछ खास रहा वो आपने टॉप लाइन्स में यहां पे जाना। और आइए सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी को लेकर। दरअसल जीएसटी संग्रह में तेजी का सिलसिला जारी है। आर्थिक और कारोबारी गतिविधियों में उछाल के साथ बेहतर अनुपालन से चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से दिसंबर अवधि में जीएसटी संग्रह 12% की मजबूत वृद्धि के साथ 14.97 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। 2022 और 23 की समान अवधि में संग्रह 13.40 लाख करोड़ रुपए था। वित्त मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं उनके मुताबिक 2023 और 24 के पहले 9 महीनों के दौरान औसत मासिक कर संग्रह 1.66 लाख करोड़ रुपए रहा है। यह पिछले वित्त वर्ष 2022 और 23 की समान अवधि के औसत 1.49 लाख करोड़ रुपए के कर संग्रह की तुलना में 12% अधिक है। तो ये तो बात हुई जीएसटी की। अब बात करते हैं आइए आईटीआर रिटर्न को लेकर। जी हां, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में 31 दिसंबर तक 8.18 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए हैं, जबकि एक साल पहले यानी 31 दिसंबर 2022 तक 7.51 करोड़ आयकर रिटर्न भरे गए थे। सीबीडीटी ने बयान में कहा है कि यह बीते वित्त वर्ष 2022 और 23 में भरे गए कुल आयकर रिटर्न से 9% अधिक है। बयान के अनुसार आलोच्य अवधि के दौरान कुल 1.60 करोड़ ऑडिट रिपोर्ट और अन्य फॉर्म भरे गए, जबकि एक साल पहले 2022-23 की इसी अवधि में यह आंकड़ा 1.43 करोड़ था। और आइए अब रुक कर लेते हैं मार्केट की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे गिफ्ट निफ्टी की। जो यहाँ क्या स्थिति गिफ्ट निफ्टी में बनी हुई है आप देख सकते हैं। 16 अंकों की जो बढ़त है वो आज जरूर दिखाई दे रही है और उसी वजह से एक हरा निशान जो है वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिसके बाद 21,861 पर जो गिफ्ट निफ्टी है वो पहुंच चुका है। यानी आज का जो दिन है उसकी शुरुआत जो है वो जरूर थोड़ी सी हमने देखा मामूली बढ़त के साथ हुई, लेकिन सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो 95.6 अंकों की गिरावट जो है वो यहाँ देखने को मिल रही है और उसके बाद 72,176.33 सेंसेक्स ओपनिंग जो है वो आज दर्ज की गई है। यानी यहाँ लाल निशान के साथ जो बाजार है वो आज खुलता नजर आया है। इसी के साथ ही निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी करीब 18.05 अंकों की जो गिरावट है वो देखने को मिली, जिसके बाद ये 21,723.85 अंकों पर आज खुलता हुआ नजर आया। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो लाल निशान है वो आज जरूर यहाँ पे दिख रहा है, फिर चाहे सेंसेक्स की बात की जाए या निफ्टी 50 ओपनिंग की हम बात करें। अब आइए आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं आज के जो टॉप गेनर्स हैं वो कौन कौन से रहे हैं। देखिए सबसे पहले टाटा कंस्ट्रक्शन की हम बात करें, कोल इंडिया की बात की जाए, नेस्ले इंडिया की बात करें, टाटा मोटर्स और पावर ग्रिड, ये आज के 5 टॉप गेनर्स हैं जहां पे हरे निशान के साथ जो कारोबार है वो होता हुआ नजर आया है। तो ये तो बात हुई टॉप गेनर्स की, लेकिन टॉप लॉसर्स आज के कौन रहे उसमें आप देख सकते हैं। आयशर मोट की अगर बात की जाए, अल्ट्रा सिमको, हीरो मोटोकॉर्प, एशियन पेंट और ग्रासिम, ये आज के टॉप लॉसर्स हैं जहां लाल निशान के साथ फिलहाल आप देख पा रहे होंगे जो कारोबार है वो होता नजर आ रहा है। यानी यहाँ गिरावट के साथ, मंदी के साथ जो कारोबार है वो इन टॉप 5 लॉसर्स में आज फिलहाल हमें नजर आ रहा है। तो जाना आपने गेनर्स और लॉसर्स कौन से रहे आज की अगर बात की जाए। अब आइए नजर डालते हैं क्रूड ऑयल के दर पर भी। 0.86 आप देख सकते हैं ब्रेंट क्रूड का जो भाव है क्या दर्ज किया गया है, 72.51 डॉलर प्रति बैरल जो है वो दर्ज किया गया है अगर आज की बात की जाए। तो जाना आपने मार्केट में किस तरह की स्थिति बनी हुई है और क्या ब्रेंट क्रूड का भाव दर्ज हुआ।
और इसी के साथ ही हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इकोनॉमी टुडे में। अब आइए बात करते हैं आज के फोकस की। भारत के लिए वर्ष 2023 उपलब्धियों से भरा रहा। खासतौर से अर्थव्यवस्था ने जो रफ्तार पकड़ी वो इस वर्ष यानी 2024 में भी जारी रहने का अनुमान है। रेटिंग एजेंसियों ने अनुमान जताया है कि वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर मजबूत बनी रहेगी। साल 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व पटल पर तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बनकर उभरी। आर्थिक विकास मजबूत होने के साथ ही जीएसटी कलेक्शन हो या फिर निवेश में इजाफा, कई ऐसे कारक रहे जिसका असर इस साल भी नजर आएगा। वर्ष 2024 के लिए भी जानकारों का मानना है कि अर्थव्यवस्था का दमखम इस साल भी जारी रहेगा। आरबीआई के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। तो फिच रेटिंग्स ने नए साल में 6.9% वृद्धि दर की संभावना जताई है, जबकि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में घरेलू मांग मजबूत होने से साल 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की 6.7% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। अर्थव्यवस्था के अच्छे प्रदर्शन में मजबूत पूंजीगत व्यय, बढ़ती खपत और वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगातार वृद्धि ने योगदान दिया। रुपया स्थिर रहा, जिससे विदेशी निवेशकों ने भारत में बड़े पैमाने पर निवेश किया। इससे शेयर बाजार में भी उछाल देखने को मिला। साथ ही मुद्रास्फीति नियंत्रित दिख रही है और इसलिए आगे ब्याज दरों में वृद्धि की आशंका नहीं है। वहीं अप्रैल से दिसंबर 2023 की अवधि में साल दर साल 12% की वृद्धि दर के साथ 14.97 लाख करोड़ रुपए का सकल जीएसटी संग्रह हुआ। इन तमाम कारकों से भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत बनी रहेगी। हालांकि अन्य दक्षिण एशियाई देशों के लिए संभावनाएं अधिक चुनौतीपूर्ण हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाना आपने किस तरीके से जो साल है वर्ष 2024 है, इसमें भी उम्मीद जताई जा रही है कि जो रफ्तार पकड़ी है भारत की अर्थव्यवस्था ने वो रफ्तार आगे भी जारी रहेगी। जो विकास है उसी रफ्तार से आगे होता रहेगा। लेकिन और किस तरीके के जो बदलाव हैं इसमें हमें नजर आएंगे, इस पर चर्चा के लिए रुख कर लेते हैं डॉक्टर चरण सिंह जी का, जो कि जाने माने अर्थशास्त्री हैं और CEO हैं ईग्रो के। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर चरण सिंह जी। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि वर्ष 2024 की अगर बात की जाए, शुरुआत हमने देखी किस तरीके से जो बाजार है उसमें कारोबार होता नजर आया। लेकिन अगर पूरे साल की अगर हम अनुमान की बात करें, क्योंकि वर्ष 2023 में अच्छी खासी उपलब्धियां भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम रही हैं, वर्ष 2024 को लेकर क्या कहता है आपका अनुमान? मेरा विश्वास है कि ये वर्ष 2023 की रफ्तार को आगे ही बढ़ाएगा। मेरा अपना अनुमान है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि 7% से हम लोग आगे बढ़ेंगे, पर जिस तरीके हमने दूसरे तिमाही में पिछले वर्ष दिखाया था कि हम अनुमान से कहीं ज्यादा आगे चले गए थे, वही मुझे लग रहा है इस साल भी होने वाला है। जहां तक बैंकों का सवाल है, आप जानते ही हैं कि अभी 28 दिसंबर को रिजर्व बैंक से ही बैंकों की रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज हुई है और उसके अगर आंकड़े आप देखें तो एकदम बहुत बढ़िया आंकड़े आए हैं। जहां तक ग्रॉस एनपीएस का सवाल है वो तो 3% के करीब आ गए, पर जो नेट एनपीएस का सवाल है वो 1% से भी कम चले गए। तो जो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका मतलब बैंक तो एकदम स्ट्रांग चल रहे हैं। और अगर आप प्रोविजनल कवरेज रेशियो ताकि उनके पीछे जो कर रखा है वो भी 75% है, वो भी बहुत स्ट्रांग है। तो बैंकों के पास धन है, उन्होंने बांटना ही बांटना है और ग्रोथ के लिए वो बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो मुझे लग रहा है कि जो इस साल की ग्रोथ रेट होगी वो हमारे अनुमान 7% से कहीं ज्यादा होगी। उसी तरीके अगर आप देखें कि जो बैंकों का रिटर्न ऑन एसेट ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी है, तो पिछले दशक से ज्यादा हम लोग आगे आ गए हैं इस वर्ष में। तो मुझे तो यही अनुमान है कि हम लोगों पे क्षमता है, ग्रोथ का हम लोगों पे
वो जिस चाल से हम लोग चल रहे हैं। इस वर्ष दो चीजें होने वाली हैं जी। एक तो आपको पता है इलेक्शन होने वाली, इलेक्शन के टाइम पे खर्चे बढ़ते हैं तो आमदनी भी बढ़ती है। दूसरा, आप जानते ही हैं कि अयोध्या का शहर बढ़ रहा है और उस कारण अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा बढ़ोतरी आने का चांस है। टूरिज्म बढ़ेगा उस कारण इस वर्ष खास करके, क्योंकि उद्घाटन 500 साल बाद हो रहा है। टूरिज्म बढ़ेगा और उस शहर में मैं गया भी हूं, जाके देखा है जिस तरीके लोगों में उमंग है, उत्साह, और जिस तरीके वहां कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। मैं तो चाहता हूं कि देश में ऐसे एक दो और जगह शुरू कर दी जाए, ग्रोथ पे काफी अच्छा असर आएगा। तो मेरा अनुमान 7% से कहीं ज्यादा है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो संकेत हैं वो शायद कुछ ऐसा ही अभी तक हमें नजर आ रहे हैं कि 7% से भी अधिक हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि अगर हम इलेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि हाल ही में जो 3 राज्यों के परिणाम में एक बम्पर जीत के साथ हमने देखा था, बीजेपी को जीत मिली थी, साथ ही जो दूसरे दल हैं उनकी क्या स्थिति रही। लेकिन ऐसे में जब इन 5 राज्यों में चुनाव हुए थे उसका असर भी हमने देखा, तभी जो शेयर बाजार है किस तरीके से ऊंचाइयों पर वो गया था। और क्या माना जाए, जैसे आपने कहा कि उसका भी असर हमें देखने को मिलेगा, यानी और कितने स्तर तक जो शेयर बाजार है वो आपको जाता हुआ नजर आ रहा है 2024 में? जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है या एक अर्थशास्त्री होने का जो मैं अनुमान लगा सकता हूं वो इस प्रकार है। देखिए, अगर तो सरकार की नीतियां वैसे ही रहें जैसे चल रही हैं, उसमें परमानेंसी और सर्टेनिटी रहती है, तो बिजनेसमैन जो प्राइवेट सेक्टर है और वो काफी ज्यादा आजकल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो उनकी स्थिरता बनी रहती है। तो इसलिए उसमें इन्वेस्टमेंट भी, घर बनाने में भी, ये सारी इन्वेस्टमेंट का दौर चलता रहेगा। तो कंटिन्यूटी जो रहती है उसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। उसके अलावा जिस तरीके की नीतियां पिछले 10 साल चली हैं, उससे काफी ज्यादा विदेश से भी पैसा आ रहा है, जो हम लोग FDI और FI कहते हैं, जिससे स्टॉक मार्केट पे काफी ज्यादा असर पड़ता है, वो भी बहुत अच्छा चला है। जहां तक अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल है, आप जानते ही हैं कि कुछ वर्षों से अनएम्प्लॉयमेंट नीचे आ रहा है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट घटता जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। और अगर आप EPFO के डेटा देखें तो काफी ज्यादा उसमें बढ़ोतरी हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, विदेशी पैसा आ रहा है, बैंकों के पास पैसा है, प्रोजेक्ट्स है हमारे पास लगाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है। तो इससे साफ जाहिर है कि अर्थव्यवस्था पे भी अच्छा असर होगा। रफ्तार जिससे हम बढ़ रहे हैं वो तो बढ़ेगी। मैं जैसे कह रहा हूँ 7% से ज्यादा बढ़ने का मुझे तो अनुमान है। और इसके अलावा जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में 500 कंपनियों का ज्यादातर चल रहा होता है। BSE 100 कंपनियों से इंडेक्स चलता है। वो तो सिर्फ एक बैरोमीटर है, एक थर्मामीटर है, जो दिखाता है कि तापमान कैसा है। तो अगर अर्थव्यवस्था के ये स्टॉक मार्केट भी अच्छी रफ्तार से चलेगी। जी बिल्कुल चरण सिंह जी, लेकिन अगर देखा जाए जो रुपया है उसमें एक स्थिरता हमने देखी, और जो बैंक की रिपोर्ट्स में भी जो स्टेबिलिटी है, जिस तरीके से आंकड़े पेश किए गए, रुपये में स्थिरता रही, और जैसा आपने बताया कि जो विदेशी निवेश है उसमें भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम देखें जो कल GST का कलेक्शन रिलीज किया गया है कि किस तरीके से अगर देखा जाए उसमें भी इजाफा हुआ है, 12% की वृद्धि उसमें देखने को मिली है। जो ITR रिटर्न की जब हम बात कर रहे हैं उसमें भी इजाफा हुआ है। तो क्या ये तमाम कारक भी और ज्यादा मजबूती प्रदान करेंगे? ये देखिए, जब शुरू में GST लागू हुआ था, काफी लोग उसका कहते थे ये क्या है, कैसे होगा। तो ये सरकार ने अपनी क्षमता से और अपने दृढ़ विश्वास से उसको जारी रखा है। तो अब क्या हो रहा है, उसका अच्छा असर दिखने को मिल रहा है, सब लोग देख रहे हैं। और इसलिए आप देखेंगे जितने भी अच्छे काम होते हैं, जहां पर भी इन्वेस्टमेंट का सवाल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का सवाल है, तो सरकार पीछे नहीं हट रही है। उसका कारण यही है कि टैक्स कलेक्शन, खास करके GST टैक्स कलेक्शन, और क्योंकि उन्हें सरकार ने अच्छा अपना प्रबंध कर रखा है, तो ITR जो आप इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स की कलेक्शन की बात कर रहे हैं, वो भी बढ़ता जा रहा है। उस कारण पहली बात पैसे की कमी नहीं है, दूसरी बात प्रोजेक्ट्स हाथ में है, सामने है। तीसरी बात जो है, हम लोगों ने जब G20 पीछे किया है, G20 में जिस तरीके का प्रदर्शन किया और जिस तरह हम लोगों ने हर प्रदेश में और कई 200 शहरों में जाके हम लोगों ने जो काम किया है, उससे दुनिया भर में एक इमेज बन गया है कि इंडिया अभी उभर कर सामने आ गया है। तो विदेशी पैसा जो इंडिया में आ रहा है, इसीलिए हम लोग FDI में सबसे आगे बढ़ रहे हैं। तो वो बहुत बड़ा कारण बन गया कि ग्लोबल इमेज बन गया कंट्री का। इसके अलावा जो हमारा तो ग्लोबल इमेज बना ही बना,
और साथ में जो चीन है उसका ग्लोबल इमेज लड़खड़ा रहा है, तो हमें वो डबल एडवांटेज मिल रहा है। उसके बाद क्योंकि हम लोग इतनी अच्छी प्रगति कर रहे हैं, इतनी अच्छी रफ्तार से चल रहे हैं, हमारे ड्रीम्स भी बढ़े हैं, तो जब हम लोग बात करते हैं कि अब ओलंपिक्स भी होस्ट करना चाहते हैं, तो दुनिया भर देखती है कि इस देश में इन्वेस्टमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, प्रॉफिट्स का बहुत ज्यादा स्कोप है जी। तो ऑटोमेटिकली पैसा आना शुरू हो जाता है। तो आत्मविश्वास जिससे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वो बड़ा कॉन्टिजियस है, उससे लोगों पर भी असर पड़ रहा है। और मुझे लगता है यही कारण है कि रफ्तार स्टॉक मार्केट का कहिएगा या अर्थव्यवस्था का कहिएगा, ये बहुत रोबस्ट चलेगा। जी बिल्कुल। और इसमें अगर अर्थव्यवस्था की जब हम बात कर रहे हैं डॉक्टर चरण सिंह, तो कौन से सेक्टर, क्योंकि फिर चाहे हम स्पेस सेक्टर की बात करें, डिफेंस सेक्टर की बात की जाए, तो यहाँ भी अच्छी खासी वृद्धि जो है हमने देखी है इस बार। देखिए, सरकार की नीतियों के कारण डिफेंस और स्पेस जी कुछ दो ऐसे सेक्टर हैं जहां पर तो हम लोग प्राइवेट सेक्टर और स्पेस टेक्नोलॉजी में तो सोना हो गया है कि ये देश ऐसे कर सकता है। कल 1 जनवरी को भी हमने एक स्पेस में वो किया है, एक्सपेरिमेंट किया है। तो इसलिए स्पेस में तो हम लोग जिस तरीके हम लोगों का पिछला 1 वर्ष गया है, तो पूरी दुनिया को पता है कि हम स्पेस पे डिपेंड कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर जो डिफेंस में अलाउ किया है सरकार ने, उससे डिफेंस में भी काफी ज्यादा, एक तो विदेश से हथियार और एमुनेशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डीआरडीओ और बाकी कंपनियां बना ही रही हैं। पर जो मुझे सबसे बढ़िया सनराइज इंडस्ट्री यहाँ पे लगती है इन दोनों के अलावा, एक है टूरिज्म, जो अयोध्या के बनने से एक रिलीजियस टूरिज्म शुरू हो जाएगा। और जिस तरीके सरकार ने बिहार में पीछे हाल में कहा कि हम सड़कें बनाएंगे, उससे भी बुद्धिस्ट टूरिज्म पे भी फर्क पड़ेगा। और दूसरा है फार्मेसी। जिस तरीके कोविड के दौरान हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज और वैक्सीन ने अपना दुनिया में लोहा बनाया है, वो लगता है कि मुझे ये 2 सनराइज इंडस्ट्रीज हैं, टूरिज्म और फार्मास्यूटिकल, जो डिफेंस और स्पेस के अलावा हमें बहुत फायदा देंगी। अगले इस वर्ष ही नहीं, अगले आने वाले 5-10 वर्षों में उनका बहुत फायदा रहेगा। जी बिल्कुल। क्योंकि आपने जिक्र किया यहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म का, लेकिन इससे पहले हमने देखा था बिजनेस टूरिज्म की अगर बात की जाए या एडवेंचर टूरिज्म की अगर बात की जाए, तो कोशिश हर स्तर पर की जा रही है कि कैसे जहां जहां संभावनाएं हैं वहां उनका हम सदुपयोग कर सकें। कोई दो राय नहीं है इसमें। आप देखिएगा कि जिस तरीके वाटर और रिवर्स को जोड़ा जा रहा है और जिस तरीके वाटर टूरिज्म शुरू हो सकता है, तो आप ठीक कह रहे हैं, एडवेंचर टूरिज्म का भी यहाँ पर स्कोप है। और जो दूसरे टूरिज्म हैं, जिस तरीके मेडिकल टूरिज्म है, उसका भी बहुत स्कोप है। तो हमारे यहाँ पर मैंने एक चीज पाई है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम रिटर्न आपको टूरिज्म से मिल सकता है। और जिस तरीके नए एयरपोर्ट्स बना दिए गए हैं, अब देखिए 10 साल पहले करीब 75 एयरपोर्ट थे, अभी 150 एयरपोर्ट हैं। और जिस तरीके हम लोग मेडिकल टूरिज्म की बात कर रहा हूँ, यहाँ हम लोग मेडिकल कॉलेजेस हमारे पास करीब 380 थे 2014 में, अभी 700 से ऊपर हैं। तो इन 2 एरियाज में एयरपोर्ट्स और मेडिकल कॉलेजेस के कारण हमारी टूरिज्म पे बहुत अच्छा असर पड़ सकता है। मुझे यहाँ तक आइडिया कि हमारे यहाँ पर अभी हम लोग ने उसको ज्यादा फैलाव नहीं किया है। आयुर्वेदिक टूरिज्म वो बहुत बड़ा दुनिया में, जब दुनिया ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करती है, नेचुरल फार्मिंग की बात करती है, उसी तरीके जो एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं उनकी सब समझते हैं। आयुर्वेदिक टूरिज्म और वेलनेस सेंटर जो योगा टूरिज्म है, उसका भी मुझे लगता है बहुत फायदा हो सकता है। तो देश को टूरिज्म पे जोर देना चाहिए और दे भी रहे हैं। और उसमें ही आपकी जो बात आ रही है कि एडवेंचर टूरिज्म गए थे और वो बता रहे थे कि जो मैरिज डेस्टिनेशन सेंटर्स हैं, विदेश में जाने की क्या जरूरत है जब उत्तराखंड इतना सुंदर है और हर किस्म का वहां पर हम लोग टूरिज्म प्रोवाइड कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिनमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट शुरू हो सकता है। जी बिल्कुल। ये खास तौर से टूरिज्म की अगर बात की जाए, जैसा आपने कहा कि वर्ष 2024 में इस पर एक तरीके का फोकस जो है वो जरूर रहेगा कि कैसे उसके जरिए और मजबूती अर्थव्यवस्था को मिल सकती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चरण सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो जाना आपने किस तरीके से जो 2024 साल है इसमें अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। फिर चाहे टूरिज्म क्षेत्र की अगर बात की जाए, एडवेंचर टूरिज्म की बात करें तो लक्ष्य हम लेकर चल रहे हैं कि विश्व के शीर्ष 10 देशों में शुमार हो और एक एडवेंचर टूरिज्म के रूप में जो देश है उसको हम विकसित कर सकें एडवेंचर टूरिज्म हब के रूप में। साथ ही बिजनेस टूरिज्म को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, रिलीजियस टूरिज्म को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके अलावा भी और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि अपने बलबूते कोशिश कर रहे हैं कि इस अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान कर सकें। आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र इंश्योरेंस कंपनी LIC को साल 2024 की शुरुआत में एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल बीमा कंपनी को 806 करोड़ रुपए का GST नोटिस मिला है। नोटिस के मुताबिक इसमें 365.02 करोड़ रुपए GST, 404.7 करोड़ रुपए पेनल्टी और 36.5 करोड़ रुपए ब्याज शामिल है। LIC को यह GST नोटिस मुंबई के डिप्टी कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स की ओर से मिला है। कंपनी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के अगर बात करें तो नॉन रिवर्सल नियमों के उल्लंघन का आरोप है। LIC का कहना है कि वो इस नोटिस के खिलाफ अपील फाइल करेगी। वहीं चुनावी बॉन्ड्स की बिक्री आज से शुरू होगी। इनकी बिक्री 11 जनवरी तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से की जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि बॉन्ड्स जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध होंगे और यदि वैधता अवधि समाप्त होने के बाद बॉन्ड्स जमा किया जाता है तो किसी भी भुगतानकर्ता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। केवल पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्होंने पिछले आम चुनाव या राज्य की विधानसभाओं में मतदान कम से कम 1% वोट हासिल किया था वे ही चुनावी बॉन्ड्स प्राप्त करने के पात्र होंगे। और आइए अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और खबरों पर फटाफट अंदाज में। देश का खनिज उत्पादन अक्टूबर 2023 में सालाना आधार पर 13% बढ़ा है। भारतीय खान ब्यूरो के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार खनन और उत्खनन क्षेत्र में खनिज उत्पादन सूचकांक अक्टूबर में 127.4 रहा। यह अक्टूबर 2022 के मुकाबले 13.1% अधिक है। भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के कार्यकाल को 1 वर्ष तक बढ़ाने की घोषणा करने के लिए एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। संशोधित योजना के तहत प्रोत्साहन वित्त वर्ष 2023-24 से शुरू होकर लगातार 5 वित्त वर्षों तक लागू रहेगा। प्रोत्साहन का वितरण अगले वित्त वर्ष 2024-25 में होगा। उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड 7.6 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से गुवाहाटी में अष्टलक्ष्मी हाट और अनुभव केंद्र की स्थापना कर रहा है। हाट में 24 स्थायी स्टॉल होंगे जो सभी पूर्वोत्तर राज्यों के कारीगरों को बाजार तक पहुंच प्रदान करेंगे और बाहरी राज्यों के कारीगरों को आवास प्रदान करने के लिए एक कारीगर निवास भी होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2023 के दौरान 8 प्रमुख उद्योगों के मध्य कोयला उद्योग के सूचकांक ने 10.9% की वृद्धि दर्ज की है। कोयला क्षेत्र ने नवंबर के दौरान 185.7 अंक अर्जित किए, जबकि पिछले वर्ष के इसी महीने में इसने 167.5 अंक हासिल किए थे। कोयला क्षेत्र का संचयी सूचकांक अप्रैल नवंबर 2023-24 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12.8% बढ़ गया है। पैकेज्ड वस्तुओं पर उसके बनने की तारीख व पैकेट में प्रति इकाई बिक्री मूल्य छापना अनिवार्य हो गया है। नए नियम के तहत पैकेट पर अब प्रति किलोग्राम की दर से कीमत छापनी होगी, साथ ही अधिकतम कीमत भी छापनी होगी। कोई पैकेट 1 किलो से कम है तो उस पर MRP के साथ प्रति ग्राम की कीमत छापनी होगी। नए साल की पूर्व संध्या 31 दिसंबर पर ई-कॉमर्स कंपनियों को जमकर ऑर्डर मिला है। जोमेटो, ब्लिंकिट, स्विगी और फूड इंस्टामार्ट जैसी कंपनियां इन ऑर्डर को पूरा करने में व्यस्त रहीं। स्विगी को हर मिनट पर 1244 ऑर्डर बिरयानी के मिले हैं। स्विगी को 31 दिसंबर को बिरयानी के 4.8 लाख ऑर्डर मिले हैं, यानी हर मिनट 1244 ऑर्डर को उसने पूरा किया है। तो जाना आपने कारोबार जगत में और क्या कुछ खास रहा। फिलहाल आज के लिए इकोनॉमी टुडे में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
घटना में प्राथमिक चिकित्सा का है विशेष महत्व। घायल व्यक्ति को सावधानी से निकालें, व्यक्ति की सांस व नब्ज जांच लें। चोट लगने पर तुरंत प्राथमिक उपचार आवश्यक है। खून बह रहा हो तो कपड़ा बांधकर रोकें। घायल व्यक्ति को खड़ा करने या चलाने की कोशिश बिल्कुल न करें। कैसे करें घायल व्यक्ति की सहायता? घायल व्यक्ति की गर्दन, पीठ व रीढ़ सीधी रखें। हड्डी टूटी हो तो लकड़ी का सहारा देकर उसे बांध दें। कुछ खास बातों का ध्यान रखें। यदि व्यक्ति बेहोश हो तो उसके मुंह में कुछ न डालें। बेहोश व्यक्ति को पानी पिलाने की कोशिश न करें। यदि कोई नुकीली वस्तु शरीर में घुस गई हो तो उसे निकालने की कोशिश न करें। घायल व्यक्ति की सहायता में हर क्षण है कीमती। जल्द से जल्द पुलिस या एम्बुलेंस को बुलाएं। घायल व्यक्ति को तुरंत सुरक्षित तरीके से अस्पताल ले जाएं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार घायल की सहायता करने वाले व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं की जाती। सही समय पर प्राथमिक उपचार से बच सकती है घायल व्यक्ति की जान। घायल व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। दूरदर्शन लेकर आ रहा है भारत का पहला फोक सिंगिंग रियलिटी शो, जिसका नाम है भारत का अमृत कलश, जिसके ऑडिशंस हो रहे हैं भारत के हर राज्य में। यदि आप हैं एक लोक गायक, यदि आप हैं एक फोक सिंगर और आपकी आयु 18 से ऊपर है, तो आज ही इन नंबर्स पर कॉल करके अपने आप को रजिस्टर कीजिए, पंजीकृत कीजिए। यह है एक सुनहरा मौका अपने राज्य के लुप्त होते हुए एक फोक संगीत, फोक म्यूजिक को हर भारतीय तक पहुंचाने का, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता अभियान बना जन आंदोलन। देश ने लिया स्वच्छ भारत का संकल्प। देशवासियों ने स्वच्छ भारत मिशन को बनाया अपने जीवन का लक्ष्य। मिलिए ऐसे स्वच्छता योद्धाओं से जिन्होंने अपने योगदान से स्वच्छता के लिए जन जन को किया प्रेरित। हर महीने के दूसरे और चौथे रविवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर।